हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस का सुपर डोज का पार्ट नंबर 6। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका 4th पार्ट तक मैंने एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस को अरेंज करके पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया था। अगर आपने उसको भी नहीं डाउनलोड किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा 200 क्वेश्चंस का पीडीएफ। आप हमारे वेबसाइट से जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं। तो न्यूटन के पहला गति का जो नियम है वो कह सकते हैं कि जड़त्व की संकल्पना देता है, और या फिर हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व के नियम के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है। तो बल का परिभाषा न्यूटन के गति का प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है, जबकि व्यंजन जो हमें मिलता है जैसे F बराबर ma जो हमें प्राप्त होता है वो सेकेंड नियम से प्राप्त होता है, गति के दूसरे नियम से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है, यानी सबसे कमजोर बल कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल। ध्यान रखेंगे, गुरुत्वीय बल सही आंसर होगा। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं: गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो सबसे जो कम होता है हम कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर जो होता है वो दुर्बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो कि सबसे अधिक जो प्रबल होता है वो कह सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल। ये चीज़ आपको याद रखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हर सैटरडे को 11 बजे मॉर्निंग में होता है। और उसी तरह से आपको बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होता है हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे। बीपीएससी के एडुकेटर्स के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं, पेपर का एनालिसिस कराया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिस्कशन कराया जाता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, यानी कि सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पे अगर हम चारों विकल्प को देखें, आवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण यानी जिसको इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, और एक दिया गया चाल, तो यहाँ पे हम चाल को कह सकते हैं कि ये एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केवल और केवल 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी हुई है, टिकी होती है। फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव ध्यान रखेंगे। और देखिए इससे जुड़ी एक पॉइंट्स यहाँ अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो अगर खोज पूछे तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञानी जो थे, जर्मन भौतिकी विज्ञानी हेनरिच हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज ने इसकी खोज 1887 में की थी। लेकिन इसके बारे में व्याख्या जो किया गया था 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिन कार्य के लिए 1921 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कैसे, अल्बर्ट आइंस्टीन को। ध्यान रखिएगा 1905 में इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया था, और इसी कार्य के लिए इनको 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सीसा निम्नलिखित में से एक है। सीसा निम्नलिखित में से क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सीसा जो एक प्रकार का होता है अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण के लिए बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा। कह सकते हैं कि समतल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है या फिर उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे इसकी फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है लाइकेन, जिसको हम लोग सैक के नाम से भी जानते हैं। लाइकेन उदाहरण है किसका? लाइकेन उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाइकेन सहजीवियों का उदाहरण है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, भूमि का जल मूलरोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल मूलरोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से पहुंचता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, यानी कि कवेर्कस एक प्रकार का पेड़ होता है, इसी से प्राप्त होता है कॉर्क। ठीक है, अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक्स राइट आंसर क्या होगा कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि बिना मिट्टी के पौधों को मिट्टी में बिना मिट्टी के यूज़ की ही उसको उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ ही इसको उगाया जाता है, तो मृदा विहीन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए धूप भी चाहिए, पर्णहरी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं पत्तियों में मौजूद होता है, ये भी चाहिए, और साथ ही साथ जल, यानी कि तीनों की तीनों आवश्यकता होता है। यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1 2 3। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चालनी पट्टी का एक भाग होता है। चालनी पट्टी का एक भाग होता है, किसकी भाग होता है? तो ये कह सकते हैं कि फ्लोएम का भाग होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? जो बीज होता है वो किसके बिना भी अंकुरित हो सकता है? अगर प्रकाश की मात्रा पर्याप्त ना भी हो तो भी जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है। ठीक है, कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन कौन सा है? कौन सा विलयन है? तो वो विलयन जो होगा हाइपोटोनिक विलयन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी बेस्ड पे और कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस याद रखना है आपको। एग्जाम्स में इसी तरह से देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए साइंस जो आपको बार बार रिपीट करते रहना होगा। हो सके तो एक नोट्स बना लीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं याद है उसको आप लिख लीजिए और बार बार उसको रिपीट करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, तभी क्वेश्चंस याद होंगे। ऐसे नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आप राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं। ठीक है, देखिए एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो बहुकोशिकीय जीव नहीं, यहाँ पे पैरामीशियम, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पैरामीशियम बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है। ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, ये साइटोपाइस नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है। पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? देखिए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो जस्ट अभी आपने देखा कि पैरामीशियम तो है ही, ये तो क्लियर होगा। यानी ऑप्शंस में जहाँ पर भी 3 है हम उसको देखेंगे, यानी ये होगा या फिर ये होगा, ये तो हो नहीं सकता है। आपको पता है कि अमीबा तो होता है, आपको पता ही होगा कि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसमें तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट गया ऑप्शन। तो बच्चा और सिर्फ हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि 2, तो यानी ये भी हो सकता है। और एक और विकल्प दिख रहा है, सभी विकल्प सही है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो फर्स्ट विकल्प दिख रहा है यूग्लिना, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सभी विकल्प सही है। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। शैवाल प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, जबकि कवक जो थे वो प्रकाश का संश्लेषण नहीं करते। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? सबसे अधिक जल धारण की क्षमता किस में होती है? और वो कौन है? चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड गति में है कहा जाता है यदि। कब हम कह सकते हैं कि एक पिंड गति में है, क्या होगा राइट आंसर? देखिए, हम तब कह सकते हैं कि यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति उसकी बदलती हो, तब हम कह सकते हैं कि एक पिंड गति में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? अगर आपने हमारे पहले के बाकी के वीडियो को देखा होगा, यानी कि इसके पहले के 5 पार्ट्स को साइंस का कवर करते हुए आ रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का 5 पार्ट देखिए, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, तो आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात की जा रही है, और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, और इस ट्रिक के माध्यम से बताया था कि तरंग दैर्घ्य का बढ़ते हुए क्रम में मैंने आपको याद कराया था GX/UV करके। ठीक है, GX/UV इमरान करके याद कराया था। अब बाकी देख लीजिएगा, इससे पहले आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सबसे कम यानी कि एक्स किरण। देखिए, गामा किरण सबसे कम होगा तरंग दैर्घ्य, उसके बाद एक्स किरण। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गामा के बाद एक्स आएगा, तो इसमें तो गामा है नहीं, यानी एक्स किरण ही करेक्ट आंसर होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन बनता है कि कालाजार ज्वर का संचरण होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है किसके द्वारा? कालाजार ज्वर का संचरण जो होता है वो किसके द्वारा? सिकता मक्खी के काटने से। ठीक है, सिकता मक्खी, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और ध्यान रखेंगे, इसी को कहते हैं सैंड फ्लाई, इस इंग्लिश में इसको सैंड फ्लाई कहा जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि कालाजार से प्रभावित जो अंग है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे पलीहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, किसी यंत्र का, किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है। देखिए, पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लें, पीडीएफ आपको एक ही साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले के 4 पार्ट्स को एक ही में कवर करके 50-50 क्वेश्चंस के मैंने दिया था, तो उन चारों पार्ट्स को मिलाकर के एक अलग से पीडीएफ बना दिया था, जिसमें आपको आसानी होगी 4 पीडीएफ ना डाउनलोड करके एक ही पीडीएफ में आपको 200 क्वेश्चंस मैंने दिया था। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो राइट आंसर होगा कान। ठीक है, कान में स्थित होता है। नेक्स्ट वन, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर बराबर होता है। बताइए, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर किसके बराबर होगा? तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि भी बराबर जो होता है वो IR होता है। ठीक है, भी बराबर IR। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विभवांतर होगा वो धारा और रेसिस्टेंस, चालक के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? अनुचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से? पॉलिएंटोलॉजी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, पॉलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी साहचर्य लाइकेन बनाता है? ठीक है, लाइकेन बनाता है। ऊपर हम देखा था कि लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होते हैं, जबकि आपसे ये पूछा रहा है कि लाइकेन बनता है किसके किसके, कह सकते हैं किससे बनता है? तो करेक्ट आंसर होगा शैवाल और कवक से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की परासर्व तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से जानते हैं, होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो उनके जो तरंग दैर्घ्य होता है, आवृत्ति जो होती है, सॉरी आवृत्ति की बात की है, तरंग दैर्घ्य नहीं, आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उनको कहा जाता है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, ना कि अनुप्रस्थ तरंगें होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है कौन? जेनॉन। ठीक है, जेनॉन को जानते हैं स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेरोटेरोफिली का अर्थ क्या होता है? चेरोटेरोफिली का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, कह सकते हैं कि चमगादड़ों से परागण जो होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है,
और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हवा से परागण को क्या कहते हैं, तो हवा से परागण एनीमोफिली कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? ओलिव रिडले क्या है प्रसिद्ध? कछुए की जाति होती है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, किसी आदर्श तरल का श्यानता कितना होता है? किसी आदर्श तरल का श्यानता कितना होता है? आदर्श तरल की श्यानता 0 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार जो होता है, परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैंने आवर्त सारणी पर भी अलग से 2 वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस 35 थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 35 क्वेश्चंस बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर हो सके तो आप इन सभी के बारे में बता सकते हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।